नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा की चुनावी जंग जारी है और इस जंग में जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर रणनीति पर सियासी काम कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 400 पार सीटों का है और ऐसे में इसके लिए पीएम मोदी समेत एनडीए ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी विकास से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस और गठबंधन को घेर रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में चुनावी रैली कर 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। साथ ही कांग्रेस पर धर्म के आधार पर बजट बनाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर 400 पार सीटें जीतने का दावा किया। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 24 से 30 सीटें जीतने का दावा किया। उधर ओडिशा में राहुल गांधी ने रैली कर आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को बदलने के लिए 400 सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस और देश की जनता ऐसे नहीं होने देगी। दरअसल इस बार बीजेपी ने 400 पार को चुनावी मुद्दा बना दिया है और विपक्ष 400 पार के दावे को खारिज करने में जुटी है। लेकिन क्या 400 पार महज चुनावी नारा है या 4 चरणों के चुनाव के बाद यह हकीकत में तब्दील हो रही है, ये समझना मुश्किल है। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में बुधवार को पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में चुनावी रैली कर 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। पीएम मोदी ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इन योजनाओं में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि सभी को इनका लाभ मिला। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं, उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। उधर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर 400 पार सीटें जीतने का दावा किया। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 24 से 30 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने 400 सीटें जीतने का दावा किया और कांग्रेस की गलत नीतियों से हुए देश को नुकसान की बात कही। तो उधर उड़ीसा से राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को बदलने के लिए 400 सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस और देश की जनता ऐसे होने नहीं देगी। किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे।
ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। दरअसल 4 चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव का 5वां चरण चौखट पर है और विपक्ष भी अब संख्या की बात खुलकर करने लगा है। विपक्ष भी अब बीजेपी के 400 पार के जवाब में 300 पार का नारा बुलंद करने में लगा हुआ है। साथ ही विपक्ष बीजेपी के 200 सीटों पर सिमटने का दावा कर रहा है। बहुमत के जादुई आंकड़े से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को दूर रखने के लिए विपक्ष कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु सहित दक्षिण के अपने गढ़ के अलावा हरियाणा, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की आस में है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिन राज्यों में बीजेपी ने 100% प्रदर्शन किया था, वहां इस बार विपक्ष सेंधमारी जरूर करेगा। 4 चरणों की जंग के बाद विपक्ष का उत्साह बचे हुए चरणों में लड़ाई को और रोचक बना रहा है। पिछले चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो उत्तर भारत में जहां एनडीए दमदार दिख रहा था, वहीं दक्षिण भारत में इंडिया का किला मजबूत दिख रहा है। हालांकि हर चुनाव का अपना अलग गणित होता है, इसलिए इस बार कई उलटफेर की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटों पर अब तक चुनाव हो चुका है। इनमें कौन कितना भारी पड़ेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के दावों ने 400 बनाम 300 सीटों की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 पार किया जाएगा और 400 पार ये कैसे होगा, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, और क्या वजह आपको लगती है कि आप लोग इस बात को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त है कि इस बार आप 400 पार कर ही लेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पे हम लोग ने 400 के पार जाना ही जाना है। और मैं एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हम लोग 400 पार कैसे जाएंगे। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 400 सीटों पे मात्र 10% यानी 10% सीट आया था, तो 40 सीट आया था। 2019 में कांग्रेस फिर चुनाव लड़ी, 440 सीटों पे मात्र 10% उनको सीट आया था, 44 सीट आया था। और इस बार कांग्रेस मात्र 300 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो हमारा अनुमान है कि इनको मात्र 30 सीटें आएगी और इनका मुकाबला और हमारा मुकाबला 185 सीटों पे है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो इनके क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस है, उनके साथ हमारा मुकाबला है 185 सीटों पे, सीधा मुकाबला है, जो जिसकी तैयारी हम लोगों ने। लेकिन क्या नहीं लगता कि इस बार आप लोगों के लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ आप लोगों का गठबंधन है। तो इस बार, पिछली बार तो चुनाव अलग लड़ा गया था, लेकिन क्या नहीं लगता कि इस बार जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई है? देखिए, कोई चुनौती नहीं बढ़ गई है। हमारे को 2019 में 25 करोड़ वोट आया था, इस बार हम लगभग 30 करोड़ लोगों को
30 करोड़ लोगों से 60 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाए अपनी योजनाओं के साथ, चाहे उनका घर बनाने का हो, चाहे शौचालय बनाने का हो, और चाहे हमें उनके मुद्रा योजना लोन देने का हो, चाहे विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे योजना से देश के प्रधानमंत्री ने लाया। तो उस योजनाओं से हम लोगों ने लाभार्थी बनाया। लाभार्थी जिनको भी मिला, जिनके घर राशन जा रहा है, जिनके घर शौचालय बनाने का काम हुआ, वोट किनको देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, देश के प्रधानमंत्री को देंगे। देखिए, मोदी जी की गारंटी कि अच्छा हम लोगों ने योजनाओं की गारंटी करते हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी करता है कि राष्ट्र को भी निर्माण हम लोगों ने करना है, राष्ट्र को शक्तिकरण क्यों ले जाना है, राष्ट्र को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। 2047 में सोने की जो चिड़िया हम लोग करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोने का शेर ला के दूंगा कि देश में दहाड़ेगा। कांग्रेस की बात हम कर लेते हैं। हमने चंद्रयान लॉन्च किया। नहीं, अब कांग्रेस की बात मत करिए, बीजेपी की ही बात करिए। मुझे वो विकास कार्य बताइए जिसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने विकास किया। 2014 में लगभग 525 वादे लेके आए थे, लगभग 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। मुख्य 5 वादे बताइए 2014 से 2019 के बीच के। मुख्य 5 वादे में हम बताते हैं। 370 जैसे मुद्दे थे, राम मंदिर जैसे मुद्दे थे, उसके बाद हम लोग 3 तलाक। विकास कार्य पूछ रही हूँ मैं, 370 विकास कार्य नहीं होता है, 370 को हटाना विकास कार्य नहीं है। मैं विकास कार्य पूछ रही हूँ जिससे जनता सीधे लाभान्वित हो सके। ठीक है, 5 बिंदु गिनाइए मुझे। सुनिए, 3 करोड़ लोगों का हम लोगों ने घर बनाया, 16 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, 35 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। मुद्रा योजना देने के लगभग, जिस मुद्रा योजना से 10 लाख रुपया हम लोग युवाओं को देते थे, इस बार 20 लाख रुपया देने की बात हम लोग कर रहे हैं। लगभग नौकरी कितनी दी? नौकरी बताइए मुझे, नौकरी कितनी दी? नौकरी जी, हम लोगों ने नौकरी देने का भी काम किया 17 राज्यों में। 2014 से 2019 के बीच कितनी नौकरी दी और 2019 से और अभी तक 2024 तक कितनी नौकरी दी, उसका आंकड़ा बताइए आप मुझे। देखिए, आपने न्यायाधीश बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 2014-19 के आंकड़े मेरे पास अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन 19 और 24 के आंकड़े में बता देना चाहता हूँ। लगभग 2019 और 24 के आंकड़े 3.5 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ को सरकारी नौकरी देने का काम किया पूरे भारत में, जहाँ 17 राज्यों में हमारी सरकार है और हमारी केंद्र सरकार मिलाकर 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया, जहां सड़कें बनती थी, आयुष्मान कार्ड के तहत मतलब लोगों को बनाने का काम किया, बहुत सारे काम किए। उसके बाद हम लोगों ने मुद्रा योजना के तहत हम लोगों ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अगर देश के अंदर एम्स बन रहा है, अगर देश के अंदर हवाई अड्डा बन रहा है, तो उसमें भी लोग काम किए, बहुत सारे लोगों ने काम किए। तो हम लोगों ने रोजगार के साथ साथ हम लोगों ने विकास की बात करते हैं। और दूसरी तरफ, ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, स्नेहा शिशवर्धन पांडे जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, तो कह रहे देखिए हमने तो इतना विकास कार्य कर लिया, हम तो 400 पार करने जा रहे हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जनता आपको चुनेगी और इनका 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल उस पर पानी फिर जाएगा? लेकिन यार, वोटिंग परसेंटेज का अगर आकलन कर ले तो आपको समझ आ जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से नीचे गिर रही है। वो बताने के लिए काफी है कि 400 पार के नारे ने पूरी तरीके से इस देश में लोकतंत्र से लोगों की एक जो आस्था थी उसे तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जब एक पॉलिटिकल वोटिंग परसेंटेज जब कम होती है तब भी सत्ता को फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है, और जब ज्यादा होती है तब भी सत्ता को फायदा होता है। लेकिन बड़ी तो ये एक अनुमान है ना, उसपे मत जाइए ना, उसपे मत जाइए। ये तो 4 जून को पता चल जाएगा ना। अभी सिर्फ 4 चरणों का चुनाव हुआ है स्नेहा। नहीं, मुद्दों की बात करिए सर, मुद्दों की बात करिए। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर नहीं जाएंगे ना। मुद्दा अगर आपका है तो 400 पार पे ये चीज आपको भी जानने की जरूरत है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये बात कह देती है कि 400 पार, तो वोटर उसके उदासीन होते हैं, ना कि हमारे। तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं गिना पा रहे हैं अपने काम, तो ये सोचने वाली बात है कि आम जनता तक डिलीवर कितना हुआ होगा। ये सबको मालूम है कि कितना डिलीवर हो पाता है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। नहीं, इनका तो आंकड़ा भी गलत है ना। दिक्कत ये है, 7,63,000 नौकरियां दिए हैं ये लोग, ये प्रकरण है। और लेकिन कितना रोजगार देती है, इस पे अगर चर्चा करने लगे तो पकौड़ा वाला भी रोजगार है।
नेहा जी, पकौड़ा वाले पत्रकार जोड़े हैं झूठ क्या? नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता झूठ नहीं बोलता, आंकड़े पे ही बात करता। अगर हमें इससे 3.5 करोड़ में पूछिए इनसे कि पकौड़ा तलने वाले को भी इन्होंने जोड़ रखा है क्या? तो दिक्कत यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ डिलीवर किया नहीं। अब चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले कसम खाते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, अगले दिन वो कह देते हैं कि हिंदुओं की आस्था और ई को जोड़ के और मुसलमानों को लगते हैं मंगलसूत्र और फलाना ढिकाना का डर दिखाने, हिंदुओं को बताने लगते हैं कि आपका संपत्ति छीन लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी अपनी ही बातों पे नहीं है, वो अभी भी विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। वो उनके आज भी हिंदू मुसलमान वाले ही मुद्दे हैं। ठीक है। और हम लोग इसीलिए आश्वस्त हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा बताने के लिए काफी है कि वो डरे हुए हैं और भयभीत हैं कि उन्हें सत्ता से जनता निकालने के लिए तैयार बैठी हुई है। ठीक है। अतुल यादव जी, नेहा जी, इनसे आपने सवाल पूछा, विकास की बात पूछी, एक बार में मिनट में आ गया धर्म की बात पे, हिंदू और मुस्लिम पे आ गया। आपने इनसे विकास की बात पूछी, इसके एजेंडे क्या है? प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं, मैंने कहा बोला? एक भी प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। राकेश जी, बड़े भाई हैं आप, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को समझाइए, वो ऐसी बातें कह रहे हैं। और ऐसी बात आप लोग जब कहने लगते हैं कि हम कह रहे हैं, तो हमारे तो कहीं मैनिफेस्टो में मुसलमान नाम ठीक है, जिक्र नहीं था, फिर भी आप जिक्र कर रहे थे। ठीक है। देखिए नेहा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लाने का बात कहते 2006 में, और इनके कर्नाटक की सरकार, जहां इनकी सरकार चल रही, सरकार ने खुद कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अल्पसंख्यक का होते तो मैं बहुत संतुष्ट होता, लेकिन अल्पसंख्यक के साथ उन्होंने मुस्लिम शब्द को जोड़ दिया, इससे बड़ी दुख होती है। ये गलत बात है, गलत बयानी है नेहा जी। आपके बयान है, हमारे नहीं। नेहा जी गलत बयानी है। नेहा जी आप तो जानते हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। राकेश जी, नेहा जी, आप स्पष्ट कहिए कि मैंने बोलिए कम से कम चैनल पे। सेम पितौदा जी क्या कहते हैं, पूरा भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं। नेहा जी भी आंकड़े, नेहा जी ने भी सुना होगा, वो खुद इसको जस्टिफाई कर रही है। चलिए मैं आती हूँ। देखिए अतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि मेन फोकस रहता है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहीं पर है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है वो केंद्र में सरकार बना लेता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब बीजेपी तो कह रही है 2 लड़के पहले भी आए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, फ्लॉप हो गए थे, ये 2 लड़के इस बार क्या कमाल करने वाले हैं? ठीक है नेहा दुबे जी, आप देखेंगे जो लगभग 39 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुका है, और 20 मई को 14 सीटों पे, 25 को 14 सीटों पे, और 1 जून को 13 सीटों पे चुनाव संपन्न होना है। तो अभी आपने देखेगा प्रथम चरण से चौथे चरण तक जो भाजपा है उसका चेहरा गिर चुका है, उनके नेताओं का चेहरा गिर चुका है। जनता परिवर्तन के लिए वोट करने जा रही है। आपने देखा होगा भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती है, बेरोजगारी पे बात नहीं करती है, 100 स्मार्ट सिटी पे बात नहीं करती है, और महिला सुरक्षा पे। जी अतुल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, मैं आती हूँ अतुल जी के पास भी, रुक करेंगे दोबारा। राकेश जी, देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज गिरी है। स्नेहाशीष जी वही कह रहे थे बात, अतुल जी भी उसी बात को दोहरा रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज गिरी है, और जब गिरती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्तासीन पार्टी के लिए दिक्कत भरी बात होती है, या हो सकती है कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आए और आप लोगों के लिए दिक्कत बढ़ जाए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज उत्साह उतना ज्यादा मतदाताओं में नहीं देखने के लिए मिल रहा जितना मिलना चाहिए। देखिए नेहा जी, 12 चुनाव इस देश में हुए थे जहां वोट परसेंटेज गिरा था, लेकिन सिर्फ 4 ही जगह पे जाके सरकार नहीं बनी थी, बाकी सभी जगह पे सरकार बन गई थी। मैंने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जहां पे 398 लगभग सीटों पे चुनाव हो चुका है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ, अभी 272 के आंकड़े हमारे पास हैं, हम लोग 272 सीट ले आ चुके हैं। बाकी जो चरण में हमारे जो 2-3 चरण बचे हैं जो आएंगे वो हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो 400 के पार जाने की बात रही। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की बात
करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। देश के अंदर देश के लोगों ने चंद्रयान को लॉन्च कर दिया, चंद्रयान कामयाब हो गया, लेकिन देश में हमारी सोनिया गांधी जी जो हमारी माताएं हैं अपने बेटे को 4 बार लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुए। और मैं और कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहे कि सकारात्मक राजनीति देश के अंदर कीजिए, नकारात्मक राजनीति मत कीजिए, कम से कम सकारात्मक राजनीति कीजिए। हम लोगों ने सरकार में विपक्ष में बनाने के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी जी को, इनके जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बैठाने का काम किया। तो इनके पास हमेशा हम कहते कि विपक्ष में कम से कम ऐसा काम कीजिए कि विपक्ष में बैठने लायक जनता आपको चुन ले, लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं। आप हमसे पूछिए, हमसे विकास की बात पूछिए कि 2024 में आपका क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है, इनसे पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। पहला एजेंडा मेरा है 70 वर्ष के बुजुर्गों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे लोअर कास्ट का हो, जो अंतिम पंक्ति में हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई भी परिवार हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता। ठीक है, मैं आती हूँ। देखिए स्नेहाशीष जी, अतुल जी आ रही हूँ, एक सेकेंड। स्नेहाशीष जी, ये तो कह रहे हैं कि देखिए वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो सत्तासीन पार्टी की दोबारा सरकार बनती है और हमारे फेवर में जा रही है चीजें। आप लोग कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज गिर गया, इनके लिए चिंता की बात है। मैं चुनाव के कार्यकर्ता रहा हूँ और रहूंगा भी, तो निश्चित तौर पे ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे नेता कहते हैं कि वोट अच्छा गिर रहा है, एकदम रिलैक्स हो जाएगी। ये वही वाली स्थिति होती है जब वोट पड़ ही रहा है तो फिर रैलियां करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी एक और बात मैं क्या देना चाहता हूँ, वोट पढ़ना और रैलियां करना दोनों अलग है ना। वो तो अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं जी। वोट पढ़ना और रैलियां करना, वोट पढ़ना रैलियां करना दोनों अलग चीजें है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नेहा जी, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ कि जब नेता कह देते हैं कि चुनाव एकदम आराम से निकल रहा है तो कार्यकर्ता सो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता सो गए हैं। 4 बात तो हो ही रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं तो मोदी जी सही बोल रहे होंगे। देव रूप बताते हैं ना ये लोग, भाजपा के लोग, देवता के रूप है, भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के अवतार जब अगर ये बात कह रहे हैं तो कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं, देख लीजिएगा रिजल्ट। ठीक है। और दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना तो आप लोग शुरू करते हैं, हमने कहा हिंदू मुस्लिम किया, कह रहे हैं आप लोग इसकी शुरुआत करते हैं फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होने लग जाती है। स्नेहाशीष जी मुझसे हाँ, हिंदू मुस्लिम की वही बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की हमने उठाई गई। पहले तो हम लोगों ने जिक्र नहीं किया था, उससे ये लोग लेते हैं मुसलमान। और अब देखिए किस तरीके से ये डरा रहे हैं हिंदू को। ये तो हिंदू को डरा के लेते हैं, हिंदू इन्हें मजबूरी में वोट दे रहे थे, लेकिन अब समझ गए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जो अभी तक इन्होंने 7 लाख दिया, ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूँ, ये जाके एक बार वेरीफाई करा लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि 30 लाख नौकरियां, और अगर हमारे बिहार सहयोगी राजद कह रही है कि 70 लाख करने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग 1 करोड़ नौकरियों पर बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बताया है 30 लाख व्यक्तियों को हम लोग भरेंगे। तो हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं ठीक है, मैं आ रही हूँ। अतुल जी देखिए, सबसे ज्यादा तो डर इस बात का लगता है लोगों को कि उत्तर प्रदेश में अगर आपका सांसद आ गया तो फिर जो क्राइम है वो बढ़ने लग जाएगा। आपकी सरकार आ गई तो क्राइम बढ़ने लग जाएगा। ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, ये लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ा घातक है। ये भाजपा का या फैलाया हुआ या कुछ मीडिया के लोग होते हैं जो गलत तथ्य पेश करते हैं। किसी के फैलाने से थोड़ी ना हो जाता है सर, हकीकत समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक सब अनुशासित हैं। हमारी पार्टी में अनुशासन है, तरीके से हमारे लोग रहते हैं। रही बात, अब चुनाव की बात करता हूं। अब जो चुनाव है पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में हो रहा है, अब जो आपने देखा होगा भाजपा का लय सुर ताल सब कुछ बदल चुका है। वो जान चुके हैं कि हम 4 जून को सत्ता से बेदखल हो रहे हैं और जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, क्योंकि इनके द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी, किसानों की आत्महत्या, इस पर कभी बात नहीं करी गई। इनके द्वारा सिर्फ ये जो है महिलाओं के मंगलसूत्र, धर्म, इसी पे, और जनता इन चीजों को अब नहीं, जनता इन चीजों पे ना सुनना चाहती ना समझना चाहती। जनता चाहती है कि उनके बच्चों के लिए रोजगार हो, महंगाई पे बात हो, जो डीजल पेट्रोल ये चीजें सस्ती हो। दूसरी चीज क्या है कि इनके द्वारा आज तक जाति जनगणना की बात नहीं करी गई। भाजपा द्वारा अगर जाति जनगणना होगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है समझ में आएगी भाई कौन कितना
किसको कितनी नौकरी मिली, कौन कहाँ पे पहुंचा है, किस जात बिरादरी का व्यक्ति कहाँ पे काबिज है, इस संदर्भ में बात। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात करती है, समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात करती है, समाजवादी पार्टी पिछड़े जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं? क्यों जाति के आधार पर देश को? जिससे नेहा दुबे जी, जिससे सामाजिक जो व्यवस्था है वो सामने आए कि कौन कहाँ पे, अगर किसी की संख्या ज्यादा है, सामाजिक व्यवस्था सामने आनी चाहिए या फिर आर्थिक तौर पे लोगों को मजबूत करने के लिए कदम उठाना चाहिए? जब सामाजिक स्थिति सामने आएगी तभी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर कोई व्यक्ति मतलब कहीं आगे उठ ही नहीं पाया है सामाजिक स्तर पर, उसकी जानकारी लेकिन ये बात तो आप लोगों ने पहले भी कही थी ना स्नेहा शीर्षवर्धन पांडे जी। आप लोगों ने तो अभी 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे तब भी राहुल गांधी कह रहे थे कि देखिए हम तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे और ओबीसी का आरक्षण वाला मसला आप लोगों ने उठाया था, लेकिन नतीजा क्या रहा? लोगों ने आपको हटा दिया, नहीं आपको स्वीकार किया। जनमत का सम्मान होना चाहिए, हमने जनमत का सम्मान किया। तो करना पड़ेगा ना, उसमें तो ऐसा है नहीं, फॉरवर्ड वाली तो बात ही नहीं है। लोकतंत्र में कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की है, तो हमें लोकतंत्र के और जनमत के साथ रहने की आदत है। जिन्हें नहीं है वो बौखला जाएंगे। निश्चित तौर पर ये समझने वाली बात है। चुनाव आयोगों की निष्पक्षता पर कभी कभी जो सवाल उठाते हैं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा नेहा जी, यहाँ पे जोर देके, वे बिहार आए हुए थे खड़गे साहब, उनका हेलीकॉप्टर समस्तीपुर में कर दिया गया। बताइए आप किस तरीके से अभी गांधी जी का चेक किया गया था। हमने मांग की चुनाव आयोग से कि विपक्ष के नेताओं की तो जांच हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के किन नेताओं की जांच वीडियोग्राफी हुई है इसमें चुनाव आयोग पर कोई सामने नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं ये सत्ता को मजबूत करते हैं। इसलिए हम लोग सवाल आया, हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं। हम ऐसे ही नहीं बस हवाई मुद्दों पर हम नहीं बात करते। हम लोग जो हैपनिंग है, जो कृत्य है, जो कुकृत्य दिखाते हैं, उस पर हम सवाल उठाते हैं। नहीं, लेकिन वो जनता तक कितनी पहुंची है ना, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि आप लोग कह तो रहे हैं कि हम जनता से जुड़े हुए मसलों को उठा रहे हैं, हम जनता की बातों को कर रहे हैं, लेकिन कितने पुरजोर तरीके से उठा पाए हैं इसका सर्टिफिकेट जनता को देना है और जनता देगी। मोहम्मद अमीन जी, आपसे मैं इसकी शुरुआत दोबारा से करती हूँ, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 400 पार इस बार इन चुनावों में हम करके दिखाएंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, लगता है किसका पलड़ा भारी आपको लगता है? और क्या लगता है कि 400 पार इतना आसान है एनडीए के लिए? जी ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो पिछले 2 इलेक्शन हुए हैं, 14 और 19 का इलेक्शन, उस इलेक्शनों में आपने देखा होगा कि मोदी जी की जो सीटें हैं 370 के आसपास आई और उसके बाद उनके गठबंधन की भी कुछ सीटें। तो इस तरह से 400 तो उनके पास है ही है। अब की बार वो चाह ही रहे हैं कि जो 350 सीटें उनकी आ जाएं और 100 सीटें और आ जाएं ऊपर से, तो 450। तो अब ये देखना होगा, देखिए इन्होंने कितना मेहनत की है। उत्तरी भारत में नहीं की है, उत्तरी भारत में तो उनकी सीटें हैं, वो श्योरिटी है उनकी, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तरांचल ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए। उत्तर भारत में तो कोई दिक्कत है नहीं बीजेपी को। बीजेपी को जो प्रॉब्लम थी वो साउथ से थी, जहाँ पे इनकी सीटें कम थी। उस जगह इन्होंने, देखिए प्रधानमंत्री जी ने और उनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी ने और भी उनके जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने उड़ीसा में और आप देखिए केरला में कितने चक्कर लगे हैं, तमिलनाडु में और गुजरात में तो उनका अपना है ही है अस्तित्व, पूरा संभाला हुआ है। महाराष्ट्र में देखिए आज भी महाराष्ट्र में बोले हैं। इस तरीके से इनको साउथ में मेहनत करनी पड़ी है और जिसकी वजह से इनको सीटें सिक्योरिटी हुई। तो इसीलिए आज ये कह रहे हैं, पहले से कहते आए हैं प्रधानमंत्री जी कि 450 के पार, 400 के पार। मैं तो कहता हूँ कि अगर हिसाब किताब लगा सही तरीके से, इस तरह से मेहनत की गई प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा और उनके अध्यक्ष के द्वारा और भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के द्वारा, और इस तरह से पन्ना प्रमुख से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की बात की गई है, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री तो पहले की भी बात कर रहे थे, तो 2014 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे, लेकिन राकेश पोद्दार जी 2024 में दक्षिण में खास तौर पर ऐसा क्या बदल गया कि आप लोग 400 पार का नारा देने लगे और आप लोग ये कहने लगे कि देखिए इस बार हम 400 पार करेंगे और बिना दक्षिण के ये संभव नहीं है? ऐसा दक्षिण में क्या बदल गया? क्या आपको लगता है कि इस बार 400 पार हो जाएगा? देखिए, दक्षिण भारत, उत्तर भारत या पूर्व भारत की बात कर लें,
सभी जगह हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उसकी बात एक हमारे भारत देश का एक गौरव था तमिल भाषा, जो तमिल भाषा को हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में डाला, इस गौरव को भी हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे जीत रहे हैं, हमारे शक्ति केंद्र होते हैं और पन्ना प्रमुख होते हैं, जहां भी वोटिंग होती है वोटिंग परसेंटेज देखते हुए हम लोग लगभग उस बूथ पे अंदाजा लगा लेते हैं कि जहां हमारा 1500 वोट है तो उसमें जाति देख लेते, जाति और कितने हम लोगों ने लोगों को लाभार्थी बनाया, उस आंकड़े से निकाल कर ही नेहा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मतलब जितने भी सर्वे थे भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारे सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हम 272 सीट जीत चुके हैं और 272 लगभग हम लोग सरकार बनाने के लिए कामयाब हो चुके हैं। साउथ की मैं बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में आपकी एक भी सीट नहीं, तमिलनाडु में आपकी एक भी सीट नहीं, केरला में आपकी एक भी सीट नहीं अभी जो मौजूदा स्थिति है, कर्नाटक में आपकी 25 सीटें हैं, तेलंगाना में आपकी 4 सीटें हैं, बाकी साउथ में आप कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं। ऐसे में 400 पार ये कैसे संभव है? मुझे वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें ताकि मेरे जरिए वो दर्शक भी समझ पाए कि अगर आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो वो 400 पार सिर्फ हवाई है या वाकई धरातल पर देखने के लिए मिलेगा, और उसके लिए पूरी रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है या नहीं की है? जी मैं बताना चाहता हूँ नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल रहा आपको। जो मेरे दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ हमारी कर्नाटक में लगभग हम लोगों ने सीट लगभग जीत ही लिया था और मैं बाकी रहा, वहाँ पे सभी जगह से मेरे को कोई ना कहीं 2, 3, 4, 5 सीटें सब जगह से मिलने का अनुमान है। लगभग लगता है कि 40-50 सीट हम लोग वहाँ से दक्षिण भारत से जीत लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ वोट परसेंटेज यानी 52% हमें वोट मिला था। इस बार हम लोगों ने 57% वोट अभी हमारे फिलहाल में है। जहां हमारे घटक दल है, जहां घटक दल का 7-8% वोट होता है, हमारा 65% वोट हमको मिलने वाला है। तो इसीलिए हम लोग 400 के पार के नजदीक, 400 के नजदीक हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारा 7% वोट बढ़ा था, तो जिस कारण से हमें लगभग 303 पे आए थे, 272 से सीधा 303 पे आए थे। इस बार हमारा 7% वोट बढ़ता है, तो 7 गुना 7 यानी 49 सीट हमारा सीधा ही बढ़ता है, मेरा खुद का भारतीय जनता पार्टी का, यानी 49 और 303, 352 तो ऐसे ही हमारा हो गया। 352 सीट हम लोग जीतने में कामयाब है। बाकी हमारे एनडीए जो हमारे साथ है उनका सीट मिलाकर हम लोग 400 को पार जा रहे हैं। और मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि 272 सीट पे हम लोग जीत लें। जो हमारे शक्ति केंद्र है, जो हमारे पन्ना प्रमुख है और बूथ कमेटी है, हम लोग ने पूरे सर्वे करते हैं। ठीक है मोहम्मद एहतिशामुल हक जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो पन्ना प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख और तमाम कैटेगरी में अब हर स्तर पर काम किया है और हमने जड़ों में काम किया है और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। क्या लगता है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी एक वक्त था कि कुछ भी सीटें नहीं थी इनकी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कब्जा कर लिया था, वो भी अपनी जड़ों को मजबूत किया था, तभी तो हुआ। अब ऐसे में क्या लगता है कि दक्षिण में जो सेंधमारी की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाने की कोशिश है, वो कामयाब होती हुई दिख रही है क्या आपको? देखिए नेहा दुबे जी, सबसे पहले मैं हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, जो उन्होंने कहा कि 272 हमारा होगा, खुद का मतलब बीजेपी का होगा और एनडीए मिला करके मेरा 400 पार होगा, तो इस तरह के समझिए। ये देखिए अपनी जबान है, आप अपनी वो 543 बोल सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक है, सबको अधिकार है दिया हुआ है, लेकिन किसी भी एंगल से इस तरह का देखिए ये जुमलाबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। समझिए एक तरह से सिर्फ ये टीवी पर है, जिस तरह से कहा जाता है कि टीवी पर जो है इनके 400 पार हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल में कहीं पे 400 की आंकड़ा दिख नहीं रही है। मैं आपको नेहा दुबे जी एक बात बोलना स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ कि 4 जून का जो जिस दिन हमारा ईवीएम मशीन का जब खुलेगा, मेरी ये आप लिख लीजिए कहीं पर कि 150 का आंकड़ा पार नहीं होगा। ये किस अकॉर्डिंग से किस ग्राउंड लेवल से ये इस तरह का बोल रहे हैं कि हमें जनता 400 देंगे, हमें सोचने में बहुत आश्चर्य होता है कि ये अपनी जुबान में कुछ जो बोलते जाते हैं। जिस तरह से जुमला समझ लीजिए, इन्होंने कहा था कि अब की बार समझ लीजिए इस तरह से जो कह रहे हैं कि 400 के पार, तो जुमला है जो 15 लाख रुपए वाली भी जुमला है और 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार वाली भी जुमला है और स्मार्ट सिटी का भी जुमला है, और ये जुमला के नए हम माने स्कीम देंगे। और तो पिछली बार भी कह रहे थे ना आप, 2019 में भी कह रहे थे, कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कहीं हवा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल में इनकी पिछली बात देखिए, हमने एक बात कहा आपको नेहा जी कि देखिए 2014 में गलती जनता ने की, 2019 में दोबारा गलती कर दी है, लेकिन तीसरी बार देखिए किसी की भी कीमत पर इन पर भरोसा कोई भी सिस्टम से नहीं, इस बार आपको क्यों ऐसा लगता है कि देखिए पश्चिम बंगाल में खास तौर पे, क्योंकि आप तो पश्चिम बंगाल की बात करिए। पश्चिम बंगाल में 2019 में इन्होंने 18 सीटें लाई थी, तो इस बार जो है हम समझते हैं 5 सीट में भी आकर के ये खड़े हो जाएंगे
और पश्चिम बंगाल में इनकी परिस्थिति बहुत ही बद से बदतर है। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे होम मिनिस्टर जी मतलब डेली पैसेंजरी कर रहे हैं बंगाल में ये बढ़ाने के लिए, इसलिए कि उनके जमीन जो है बिहार से हालत खराब है और उनका उत्तर प्रदेश से हालत खराब है, उनका समझिए महाराष्ट्र से हालत खराब है। तो इस तरह से बंगाल की तरफ जो है वो कल भी आकर के हमारे अमित शाह जी कहे कि मैं 35 सीट लेके आऊंगा। कोई आसान बात है क्या? कोई आसान बात नहीं। जी मैं आपका रुख करती हूँ सर। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आप चुनाव से जुड़ी हुई चीजों पर भी खास फोकस रखते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि जब इलेक्शन में वोटिंग कम होती है तो क्या अंदेशा जताया जाता है, क्या होता है उसका मतलब? भाई देखिए, ऐसा है कि अब की बार जो वोटर है वो कुछ निराशा की तरफ है, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, कुछ मौसम का भी सवाल है। इस मौसम में गर्मियां बहुत है, इसलिए भी वोटर बाहर नहीं निकला और कुछ निराशा भी नहीं उसको, इसलिए नहीं निकला। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब वोटर जब जाता है बूथ तक तो ये सोच के जाता है कि मुझे बीजेपी को नहीं देना है, लेकिन जाकर जब उस मोदी जी का सामने उसके केस आता है और वो जब बटन दबाता है तो बीजेपी का दबाता है। सवाल इस बात का है, चाहे जितना नाराज हो लोकल कैंडिडेट से, उसे जाके बटन दबाना है तो कमल का दबा देता है। ये है स्थिति अंदर से। नंबर 2, आप देखेंगे इस बात को क्लियर कर कि जब भी ये वोट रन परसेंटेज कम होता है, 2 तरह से होता है। एक तो या तो रूलिंग पार्टी से नाराज है, निगेटिव वोटिंग हो रही है, या वो अपोजिशन से भी खुश नहीं है, इसलिए वो कम वोटिंग कर रहा है। और पार्टियों को देखते हुए कि हमें क्या हुआ कि इनके तो एक्टिव हैं, जितने वोट हैं, अभी जो बात कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं ये कह रहा हूँ वाकई इनके पन्ना प्रमुख से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक एक्टिव हैं। उनके मुख्यमंत्री एक वर्कर की तरह काम करते हैं, संघ उनका लगा रहता है, काम करता है, रात दिन लगा है, काम करता है और भूख प्यासे काम करते हैं। वो कभी किसी चीज की लालसा नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन अच्छा ये बताइए मुझे कि पिछली बार का अगर हम चुनाव की बात करें तो बालाकोट का कितना बड़ा असर पड़ा था 2019 के चुनाव में? नहीं, बालाकोट का तो जो असर था ही, लेकिन इनके डेवलपमेंट का भी फर्क था। इन्होंने कितने काम किए थे, आज भी देखेंगे थे 10 साल के जो कामों का विवरण है वो पृथ्वी पर नजर आएगा। यानी वोटर्स को समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल तौर पे क्या दिया जा रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, किसान को समझ में आ रहा है, लेडीज को समझ में आ रहा है क्या ऊपर से केंद्र की सरकार दे रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुल मिला के कुछ भी ना करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने कितनी देश की छवि बना दी है, विश्व गुरु की स्थिति में है, इसलिए इनसे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता। और अपोजिशन के पास अभी तक कोई नेता नहीं है। और आप जहाँ तक कह रहे हैं टीएमसी की बात कर रही थी अभी, तो टीएमसी के जो नेता कह रहे थे इस बात को, वही टीएमसी है जहाँ पे एक बीजेपी का एमएलए भी नहीं हुआ करता था। हाँ। आज देखिए आप एमएलए 72 हुए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एमपी कितने हुए। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट चाहे केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, बाकी सब चीजें ठीक है सर, इतना विकास कार्य किया है। अमीन जी, मैं राकेश जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, अगर प्रधानमंत्री ने इतना विकास किया, देश की सरकार ने इतना विकास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना विकास किया, तो फिर 2 चरणों के बाद हिंदू मुस्लिम करने की नौबत क्यों आई? क्यों ये करना पड़ रहा? क्यों ये बताना पड़ा कि नहीं जी आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया जाएगा? ये क्यों बताने की नौबत आ रही है? देखिए नेहा जी, राहुल गांधी जी का ही बयान था। राहुल गांधी जी कहते थे बहुसंख्यक से लेके अल्पसंख्यक को दूंगा और सभी का एक्सरे कराऊंगा। तो राहुल गांधी जी का बयान था। 3 मार्च को गांधी मैदान पटना में रैली होती है। तो लालू प्रसाद यादव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं, मोदी सनातन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव का मतलब 10 दिन पहले का बयान है नेहा जी, उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुख्यमंत्री हैं, फिर भी सनातन क्यों घटता जा रहा। तो धर्म की तो बात तो ही करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि बहुसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं, देश के संसाधनों पर पहला हक किसी का है तो अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक के साथ मुस्लिम की बात करते हैं। और हमारे भाई साहब कह रहे थे कि देश में 2014 में गलती कर दी। क्या गलती कर दी? 140 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देने के बाद हम लोगों ने काम किया, 19 में फिर चुना। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वोट परसेंटेज की आपने बात कही कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, तो 3 राज्यों में जहां सरकार कांग्रेस ने एक तेलंगाना बनाने का काम किया, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने सरकार बनाई। वोट हमसे ज्यादा आया था उनको, फिर भी सरकार हमारी बनी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, हम लोग सरकार बना रहे हैं। 4% ज्यादा था और इस बार तो बाकी पार्टियां भी साथ में हैं, तो चुनौतियां तो बढ़ रही है ना? लगता नहीं है कि चुनौतियां बढ़ रही है?
नहीं, चुनौतियां नहीं बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह बंगाल के और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चौधरी साहब कहते हैं कि आप हमें वोट मत दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को दीजिए, एनडीए को दीजिए। तेजस्वी प्रसाद नहीं कहते, पूर्णिया में आते हैं और कहते हैं कि वोट हमको नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को दे दीजिए। उनके भी मनसा है, उनको भी दिल पे हाथ रख के जब रात में सोते हैं तो उनको इच्छा होती है कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वाकई काम किया है। वो सिर्फ राजनीति करना होता है, उन लोगों की राजनीति की अपनी दुकान है, परिवारवाद की दुकान है, तुष्टीकरण की दुकान है, दुकान तो चलाना है, लेकिन रात में जब सोने लगते हैं छाती पर हाथ रखते हैं तो देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने काम किया। सुबह वही बात, सच्चाई रात में सपना देखते हैं, सुबह उठ के कहते हैं कि हमें नहीं वोट दीजिएगा तो मोदी जी को दीजिए। हमारा बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, उनके नेता का बयान है, उनके नेता चौधरी साहब है, नेता प्रतिपक्ष, उनका बयान है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप लोग जो है संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए आपको 400 पार सीटें चाहिए, लेकिन देश की जनता सब जानती है और ऐसा होने नहीं देगी। देखिए नेहा जी, देश का संविधान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के ऊपर और लोकतंत्र के बारे में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी इस धरती पे दोबारा आएंगे तो संविधान नहीं बदला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का 16 करोड़ कार्यकर्ता है। संविधान बदलना होता या करना होता तो पहले ही 2014 से हमारी सरकार चल रही है, लेकिन हम लोगों ने संविधान को बदला नहीं। यही कांग्रेस थी, 100 बार संविधान को संशोधन किया, लोकतंत्र की हत्या की, 1974 में इन्होंने हत्या की, किस तरह आपातकाल घोषित करके सभी नेताओं को हमारे को जेल में भेजने का काम किया। उसके बाद 1976 की बात हम कर लें, 1976 में 5000 साधुओं को मारा गया। 1990 में क्या हुआ, हमारे हिंदू कश्मीर ब्राह्मणों को वहां से निकालने का काम किया, भगाने का काम किया कश्मीर के अंदर। 1984 में इन्हीं का सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर गले में टाई डाल के सिखों को मारने का काम किया। तो ये हमें क्या सिखाएंगे, 12 बार नरसंहार किए, 12 घोटाले किए इस देश के अंदर। हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, अगर कोई आदमी धर्म की बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता धर्म की बात ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। देश हमारा है, सभी का देश है, लेकिन इस देश में राष्ट्र को आगे ले जाना है। इन लोगों की तुष्टीकरण, और 60 साल में इन्होंने क्या किया? तुष्टीकरण की राजनीति, परिवार की राजनीति की। ये तो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अब 300 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है। देखिए नेहा जी, मैं हमारे मित्र जो है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, मैं उनके बहुत ही ध्यानपूर्वक बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं एक बात कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। 28,000 रुपया का सोना जो है 73,000 रुपया हो गया। ये काम किया नरेंद्र मोदी जी। 70 रुपया का पेट्रोल 106 रुपया है। नरेंद्र जी ने काम किया है कि 50 रुपया का डीजल 93 रुपया। और नरेंद्र जी ने काम किया है जो 400 का सिलेंडर था वो 1000 के पार में हो गया। नरेंद्र जी ने काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है कि महंगाई समझ लिया चरम सीमा पर है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है कि देश के नौजवान बेकार हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है कि आज समझ लिए कि कारोबारियों को सड़कों पर आने की नौबत आ गई। नरेंद्र मोदी ने काम किया है कि जो हमारे गरीब किसान थे, जो वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनको रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या है। देखिए वहां समझ लिए मणिपुर में मेरी बेटी जो है, मेरी बहन जो है निवास में घूम रही है। नरेंद्र मोदी ने काम किया है। आप ध्यान से सुनिए, आप बोल रहा था, ये तो कह रहे संदेश खाली की बात नहीं करोगे क्या? आप बोल रहे थे तो मैं वहाँ देश की बेटियां नहीं थी क्या संदेश खाली में? संदेश खाली में तो ये जो है प्री प्लान एक षड्यंत्र रचा है, जिसका आप समझ लीजिए आपके साथ बिल्कुल सही बात है। प्री प्लान हो गया वहाँ पर। ये प्री प्लान बीजेपी ने किया तो वो साबित हो गया, समझ लिए। देखिए आज क्या है, आज वहाँ का देखिए, आज वहाँ का फुटेज देखिए, जो वहाँ खुद बीजेपी के कार्यकर्ता बोले 2000 रुपए देकर के हमसे इस तरह का षड्यंत्र करवाया गया था। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक समझिए प्री प्लान ये जो है नेहा जी बहुत सारी बात है। आप ये कह रहे हैं कि शाहजहां जो था वो बिल्कुल निर्दोष है। टीएमसी के नेता की तरफ से ये कहा जा रहा है टीएमसी निर्दोष साबित कर रही। वो हमारे राज्य पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, ठीक है, ये कोर्ट में मामला है, ये चल रही है, वो जेल के अंदर में है। अगर दोष निर्दोष का फैसला जो है ये तो कह रहे हैं कि आप लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, और क्या नहीं करते रहे क्या उन्हें बचाने की कोशिश? हम लोगों ने कभी भी बचाने की कोशिश नहीं की, कभी भी दोषियों को हम लोग बचाने की हमारी कितने वक्त बाद गिरफ्तारी हुई उनकी? 50 दिन के बाद में हुई है। क्यों हुई 50 दिन के बाद? इतने गंभीर आरोप लग रहे थे। आप लोग मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन मुझे हैरानी होती है इस बात की कि जहां पर आप सत्ता में हैं वहां की आप बात नहीं करते हैं।
महिलाओं की महफूजियत की आप बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि यूपी और मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरह बंगाल की महिलाएं नहीं। ये क्या मतलब है इसका? देखिए ऐसा है नेहा जी, ये जो आपने अभी सवाल उठाया है यहाँ का, शाहजहां का, तो ये संदेश खाली एक जो है षड्यंत्र रची रचाई एक बनाया गया है। हाँ। इसको जो है रचा गया है। क्यों पार्टी से साइडलाइन किया गया? मत करते ना। आज देखिए उसका क्रिएट कर करके इस तरह का किया गया, लेकिन सामने में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ। वहाँ बीजेपी के लोग थे जो 2000 दे करके महिला को इस तरह से, आज देखिए वो अरेस्ट भी हुई है। वो 2 दिन पहले वो अरेस्ट भी हुआ। वो बोला कि हमें ब्लैंक पेपर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें साइन करवाया है। आज देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यहाँ बंगाल एक ऐसी राज्य है जो हमारी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, एकदम भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है ये। और महिला मुख्यमंत्री हमारी भारत की एकलौती मुख्यमंत्री है जो समझ लिए गरीब के प्रति, किसान के प्रति, हर के प्रति उनको राकेश जी जवाब दीजिए। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग बात ऐसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा घिनौना काम कहीं नहीं करती है। तो महिलाएं झूठ बोल रही है, महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? देख, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इनके षड्यंत्र से ये जो बातें उठा रहे हैं, कहना चाहता हूँ। सुन लीजिए मेरे भाई साहब, इनके गवर्नर जो है आज देखिए कलकत्ता के, वो भी समझ लिए उनके में लड़की का मामला लगा गया है। आपको यही मालूम हुआ होगा। अभी उन पर भी कार्रवाई होगी। हमारे जो यहाँ के आदरणीय गवर्नर जी है, उनका भी फुटेज जो है मिला है छेड़छाड़ का जो है। ये देखिए मामला हम लोग जो है यहाँ, हम लोग 17 तारीख को हम लोग उस पर जबरदस्त तरीके से तारीख ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग हैं, जुमलाबाज है, जो बड़ी बड़ी बात कहते थे कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम विकास करेंगे, हम 10-15 लाख रुपया देंगे, हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। अच्छा चलिए सुन लेते हैं राकेश जी, राकेश जी कुछ कह सुन लेते हैं। पार नहीं होगा, 150 का आंकड़ा पार नहीं होगा, मेरा दावा है। मैं दावे के साथ 150 का आंकड़ा पार करे या 400 का आंकड़ा पार करे, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और इन्होंने महंगाई की बात कही, मैं महंगाई रेट की बात करना चाहता हूं कि 2014 में महंगाई रेट 11 था और देश का आंकड़ा भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। आज महंगाई रेट क्या है? 4.8 है। बेरोजगारी की बात करते हैं भाई साहब, बेरोजगारी 6.7 पॉइंट था, आज बेरोजगारी दर 6.9 है। मैं मानता हूं उस समय जनसंख्या थी 100 करोड़, आज जनसंख्या 140 करोड़ है। उसकी बात एक कहते हैं गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आज भी आयुष्मान कार्ड कैसे पता 140 करोड़ है? आपको कैसे पता 140 करोड़ है? जनसंख्या कब हुई? 10 साल में 40 करोड़ हो गया। हमारे अनुमान मत बताइए ना सर, ये आंकड़े कोई हवाई में नहीं आते हैं, लगाते हैं। और 1 मिनट में हवाई आंकड़े नहीं होते। आंकड़े रख रहे हैं तो तथ्यों के साथ रखिए आंकड़े, नहीं तो मत रखिए आंकड़े। मैं बता रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। और इन्होंने कहा कि मैं बंगाल की बात को, बहुत दुर्भाग्य बात है, इस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर ममता दीदी जो घर बना रही है, जो क्या कहते हैं फ्लैट बना रही है, वो 2 लाख रुपए में उसको क्या कहते हैं अल्पसंख्यक मुसलमान को देने का काम करे। अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग हैं तो उनको नहीं देता है, सिर्फ मुसलमान को 2 लाख रुपए देते हैं। हिंदू के लिए वो लगभग 18 लाख रुपए में दिया जाता है। तो क्या ये बताना चाहते हैं? और दूसरी बात रही है, बात करते हैं विकास की बात, विकास के नाम पर हमेशा विकास की बात करते हैं। इन लोगों के बजट में भी देखिएगा, चाहे कर्नाटक के बजट में देखिए, आपके ही चैनल ने दिखाया था कि कर्नाटक में कि 450 करोड़ रुपया जो आमदनी हुई थी मंदिर का, उसमें 200 करोड़ रुपया वर्क वोट को दे दिया जाता है, 100 करोड़ रुपया ईसाई धर्म को दे दिया जाता है। हम तो कहते हैं उस पैसा को आपने लिया मंदिर से तो सड़क निर्माण कर लेते हैं, स्वास्थ्य की चिंता कर लेते हैं, उसमें इन्होंने चिंता नहीं करते। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। मैं मोहम्मद अमीन जी का रुख कर रही हूँ। सर, ये जो मसला है हिंदू मुस्लिम का, ये मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने में क्या लगता है कि बहुत हद तक सफल हो जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का सवाल है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन देश है, पड़ोसी जरूर है। नंबर आप देखिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पर जो इनके विरोधी दल के नेताओं ने ये बात की कि ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो क्या सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे क्या, ये जानना चाहती है। जबकि जो संविधान है उसमें जाति के ऊपर कोई भी आरक्षण देने की बात नहीं की है डॉक्टर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब ने।
कभी भी नहीं कही, और न ही संविधान में है लिखा हुआ कि जाति के आधार पर दिया जाए। ये तो लोगों को संतुष्ट कर रहे थे और कर भी नहीं पा रहे थे। चाहे इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाया, साफ किया, लेकिन लागू नहीं किया जबकि समय था, और कभी भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात की। इसीलिए मुसलमान समझता है, मुसलमान जो है इसीलिए इसका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है। ऐसा नहीं है, इन सब बातों के अलावा भी बीजेपी को कुछ % मुसलमान मिल रहा है और मिलेगा। जो समझदार मुसलमान है जानता है, क्योंकि इन सब बातों में सिर्फ जुमलेबाजी है, जो अगर कहा भी जाए तो जुमलेबाजी है और लोगों को रिझाने और समझाने की बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पे है, ये सरकार 140 करोड़ लोगों का साथ दे रही है, देगी और देती रहेगी, ऐसा मानना है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट एहतेशामुल जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। मैं मित्र जो बोल रहे थे कि ये मतलब मुसलमान की बात कर रहे थे, मैं उनको साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समझ लिए मुसलमानों के नाम लेकर करके 80% हमारे हिंदू भाई जो भोले भाई है, जनता है, उनको लूट रही है, बेवकूफ बना रही है। ये 80% हिंदू भाई को मुसलमान के नाम में, जो आप देखा होगा जो श्रीलंका का जो अवस्था हुआ है, वही हाल जो है, ये हिंदू हिंदू बोल करके हिंदू भाई को मुसलमान के नाम पर के हिंदू को लूट रहे हैं और हिंदू भाई के पॉकेट का हल्का कर रहे हैं, और ये इस तरह से समझ लिए कि बेवकूफ बना रहे हैं। उनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आज देखिए 1947 में आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान तो सबसे पहले अगर कोई बात आएगा तो जान देने के पहले देश के लिए आगे बढ़ेगा। आज देखिए 1947 में जब जंग हुआ था तो 93,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ, जिसमें 63,000 मुसलमान इस देश का नागरिक है। कि अगर सबसे पहले अगर जान गंवाने की बात आएगा तो मुसलमान पहले आएगा। ये देखिए, ये हमारे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के 80% जो है हमारे हिंदू भाई उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा राकेश जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।